नमस्कार, द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज के लिए जो सोर्सेज हमें मिले हैं उन्हें पढ़ते हुए मेरे दिमाग में ना एक सवाल अटक गया। मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, उसने लगातार 5 साल तक मार्केट को बीट किया है, तो क्या वो एक जीनियस है या फिर वो बस एक लकी फूल है? ये एक जबरदस्त सवाल है और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। हमारे सोर्सेज, जिनमें नासिम निकोलस तालेब की किताबों के सारांश से लेकर कॉग्निटिव बायसेस पर अकादमिक लेख तक शामिल है, ये सब यही बताते हैं कि हम हुनर और किस्मत के बीच फर्क करने में बहुत खराब हैं। एग्जैक्टली। और यही आज की हमारी गहरी चर्चा का मिशन है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्यों है, हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है और इस केओस में हम बेहतर निर्णय कैसे ले सकते हैं। और इस पूरी पहेली को समझने की शुरुआत होती है एक टर्की की कहानी से। हाँ, वो टर्की जिसे हर दिन खाना मिलता है, पूरे 1000 दिनों तक। और हर दिन मतलब हर एक दिन कसाई उसे खाना खिलाता है और टर्की का विश्वास और पक्का होता जाता है कि ये इंसान तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, दुनिया में सबसे अच्छा। बिल्कुल। वो अपने डेटा को देखता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है। वो सोचता है मेरा पास डेटा देखो, 1000 दिनों का सॉलिड प्रूफ है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, और उसका आत्मविश्वास अपने पीक पर होता है। थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले और फिर बूम, अचानक सब खत्म। यही है ब्लैक स्वान का कोर आइडिया। हमारे सोर्सेज में कार्लोस कास्ट्रो कोरिया का पेपर इसे बहुत अच्छे से समझाता है। ब्लैक स्वान वो घटनाएं हैं जिनमें 3 चीजें होती हैं। एक, वो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होती हैं। एक, आउटलायर। 2, उनका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा होता है। और तीसरा, जो मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगता है, घटना होने के बाद हम सब पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं अरे इसके साइंस तो पहले से ही थे, इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता था। हाँ, हम ऐसी कहानियां गढ़ लेते हैं जिनसे वो रैंडम घटना प्रेडिक्टेबल लगने लगती है। जैसे 9/11 के हमले, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर इंटरनेट का फैलना। और टर्की की गलती यही थी, वो मानकर चल रहा था कि भविष्य अतीत का ही एक एक्सटेंशन होगा। फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिशनल मॉडल्स भी मतलब यही गलती करते हैं। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व पर आधारित होते हैं, जो ये मानता है कि ज्यादातर चीजें एवरेज के आसपास ही होंगी। बिल्कुल। लेकिन हमारे सोर्सेज में इसे 2 अलग-अलग दुनियाओं के जरिए समझाया गया है ना, मीडियोक्रिस्तान और एक्सट्रीमिस्तान। हाँ, नाम सुनने में थोड़े अजीब है पर कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। मीडियोक्रिस्तान मतलब वो दुनिया है जहाँ औसत का राज होता है, जैसे इंसानों का वजन या हाइट। अगर आप एक कमरे में 100 लोगों को इकट्ठा करें और फिर दुनिया के सबसे भारी इंसान को भी ले आएं, तो कमरे का एवरेज वेट थोड़ा बढ़ेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं। एक अकेला ऑब्जर्वेशन पूरे टोटल को बदल नहीं सकता। ओके, ये समझ में आया, प्रिडिक्टेबल। लेकिन एक्सट्रीमिस्तान वो बिल्कुल अलग है। एक्सट्रीमिस्तान असमानता की दुनिया है। यहाँ एक अकेला ऑब्जर्वेशन सब कुछ बदल सकता है। सब कुछ? हाँ, जैसे दौलत, किताबों की बिक्री, सोशल मीडिया फॉलोअर्स। अगर आप उसी 100 लोगों के कमरे में जेफ बेजोस को ले आएं, तो कमरे की 99.9% दौलत सिर्फ उन्हीं की होगी। एवरेज का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई मतलब नहीं। और ब्लैक स्वान इसी एक्सट्रीमिस्तान में पैदा होते हैं। तो असल समस्या ये है कि हम एक्सट्रीमिस्तान की दुनिया में जी रहे हैं, खास तौर से फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में, लेकिन हम उसे मीडियोक्रिस्तान के टूल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम टर्की की तरह सोच रहे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इससे एक और गहरा सवाल उठता है। अगर दुनिया इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमारा दिमाग इस सच को स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? हम हर चीज में पैटर्न और वजह ढूंढने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग एवोल्यूशन के दौरान सर्वाइवल के लिए बना है, स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी के लिए नहीं। हम कॉग्निटिव बायसेस यानी सोचने के तौर तरीकों में कुछ पैदाइशी गलतियों के साथ जीते हैं। ये मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो हमें तेजी से फैसले लेने में मदद करते हैं, पर अक्सर हमें सच से दूर भी ले जाते हैं। और इन बायसेस में सबसे बड़ा है सर्वाइवरशिप बायस, उत्तरजीविता पूर्वाग्रह। हम सिर्फ विजेताओं को देखते हैं। हम बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स को देखते हैं और उनकी आदतों की नकल करने लगते हैं, और हम उन लाखों लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जिन्होंने वही किया पर फेल हो गए। क्योंकि हारी हुई कहानियां कोई नहीं सुनाता, वो तो मतलब गायब हो जाती है। हाँ, हमारे सोर्सेज में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, वही 10,000 इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स वाला हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये कमाल का है। मान लीजिए 10,000 मैनेजर्स हैं,
और हर साल उनके सफल होने का चांस 50% है। जैसे सिक्का उछालना। बिल्कुल। और जो भी मैनेजर एक साल पैसा कमाता है वो गेम से बाहर हो जाता है। तो पहले साल के बाद 5,000 बचेंगे, दूसरे साल के बाद 2,500 और इसी तरह 5 साल के बाद प्योरली बाय चांस, सिर्फ किस्मत के दम पर, लगभग 313 मैनेजर्स ऐसे होंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट होगा। 5 साल लगातार मुनाफा। और दुनिया उन्हें क्या कहेगी? जीनियस, फाइनेंशियल विजर्ड्स। उनकी स्ट्रैटेजीज पर किताबें लिखी जाएंगी, टीवी पर इंटरव्यू होंगे, लोग अपनी मेहनत की कमाई उन्हें सौंप देंगे। जबकि वो बस लक्की थे, भाग्यशाली मूर्ख। हम उन 9,687 लोगों को नहीं देखते जो फेल हो गए। हम सिर्फ 313 सर्वाइवर्स को देखते हैं और गलत कंक्लूजन निकालते हैं कि ये हुनर है। इसका एक और क्लासिक और शायद सबसे अच्छा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध का है। हाँ, बम वर्षक विमानों वाला। एलाइड फोर्सेस अपने बमवर्षक विमानों को मजबूत बनाना चाहते थे, तो उन्होंने उन विमानों का एनालिसिस किया जो लड़ाई से क्षतिग्रस्त होकर वापस लौटे थे। और उन्होंने देखा कि ज्यादातर गोलियों के निशान पंखों पर, फ्यूसिलाज पर और पिछले हिस्से में थे। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जिन जगहों पर सबसे ज्यादा गोलियां लगी हैं उन्हें और मजबूत करो, वहां और आर्मर यानी कवच लगाओ। बिल्कुल, और सेना भी यही करने वाली थी। पर तभी एक स्टैटिस्टिशियन थे, अब्राहम वॉल्ड। उन्होंने आकर कहा, नहीं, आप सब गलत सोच रहे हैं। गलत? उन्होंने कहा कि आर्मर वहां लगाओ जहां गोलियों के निशान नहीं है, जैसे कि इंजन और कॉकपिट। एक मिनट, जहां निशान नहीं थे, ये तो बिल्कुल उल्टा है। क्यों? वॉल्ट का तर्क ब्रिलियंट था। उन्होंने कहा, हम सिर्फ उन विमानों को देख रहे हैं जो वापस लौटकर आए हैं। अच्छा। द रियल डेटा, अ क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस, इज मिसिंग। जिन विमानों के इंजन या कॉकपिट में गोली लगी थी वो कभी वापस ही नहीं लौटे, वो क्रैश हो गए। गोलियों के निशान जहां नहीं थे वही विमान के सबसे कमजोर हिस्से थे। वाह, ये दिमाग घुमा देने वाला है। जो डेटा हमारे सामने नहीं है वो अक्सर सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल, और यही सर्वाइवरशिप बायस है। तो सर्वाइवरशिप बायस हमें सफल लोगों की नकल करने पर मजबूर करता है, ये जाने बिना कि किस्मत का कितना बड़ा हाथ था। लेकिन सोर्सेज में और भी बायसेस का जिक्र है। कौन सा आपको सबसे रेलेवेंट लगता है? मेरे हिसाब से 2 और हैं जो सीधे तौर पर ब्लैक स्वान और टर्की वाली पहेली से जुड़ते हैं। पहला है हाइंडसाइट बायस। मतलब ये तो मुझे पता ही था वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। जैसे ही कोई ब्लैक स्वान घटना होती है, मान लीजिए कोई स्टॉक मार्केट क्रैश, हमारा दिमाग तुरंत पीछे जाकर उन संकेतों को ढूंढने लगता है जिन्हें हमने मिस कर दिया था। और हमें वो मिल भी जाते हैं। हाँ, इससे हमें एक झूठा एहसास होता है कि दुनिया प्रिडिक्टेबल है और अगली बार हम इसे पकड़ लेंगे। ये ब्लैक स्वान की परिभाषा का साइकोलॉजिकल पार्ट है। हम रैंडमनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हम उसे एक कहानी में बदल देते हैं। और दूसरा कौन सा है? लॉस अवर्जिंग मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि 1,000 रुपए खोने का दुख 1,000 रुपए पाने की खुशी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा होता है। The pain of losing is more powerful than the pleasure of gaining. इसका असर हमारे फैसलों पर कैसे पड़ता है? बहुत ज्यादा। इसी वजह से लोग घाटे वाले स्टॉक या इन्वेस्टमेंट को सालों साल पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो ब्रेक इवन पर आ जाएगा। अच्छा। वो उस छोटे से नुकसान को बुक करने का दर्द नहीं झेलना चाहते और इस चक्कर में और बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। अब इसे टर्की के नजरिए से सोचिए। हर दिन उसे खाना मिल रहा है, एक छोटा सा गेन। वो इन लगातार मिल रहे छोटे गेन्स पर फोकस कर रहा है। वो उस एक कैटास्ट्रोफिक लॉस की संभावना के बारे में सोच ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे नहीं बना है। We are wired to avoid small losses, which makes us blind to huge fatal risks. सही। तो ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। एक तरफ दुनिया एक्सट्रीम स्थान से हम पर ब्लैक स्वान फेंकती रहती है जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, और दूसरी तरफ हमारा अपना दिमाग सर्वाइवरशिप बायस, हाइंडसाइट बायस, लॉस अवर्शन जैसे सॉफ्टवेयर बग से भरा हुआ है, जो हमें धोखा लेकर ये यकीन दिलाता है कि हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। We are fundamentally miscalibrated for the reality we live in. तो फिर इसका हल क्या है? अगर हम भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते और हमारा दिमाग भी भरोसे के लायक नहीं है, तो हम करें क्या? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? नहीं, यहीं पर हमारे सोर्सेज एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने रखते हैं, एंटी फ्रेजिलिटी। एंटी फ्रेजिलिटी? हाँ, ये नासिम तालेब का कॉन्सेप्ट है। इसका जवाब बेहतर प्रिडिक्शन करने की कोशिश में नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने में है जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए तैयार हो। एंटी फ्रेजाइल, ये शब्द मैंने सुना है, पर इसका मतलब मजबूत या रोबस्ट से अलग कैसे है? बहुत बड़ा फर्क है।
इसे ऐसे समझिए, एक कांच का गिलास नाजुक यानी फ्रेजाइल होता है, गिरा तो टूट जाएगा। ठीक। एक स्टील का गिलास मजबूत यानी रोबस्ट होता है, गिरा तो शायद डेंट पड़ेगा पर वैसा ही बना रहेगा, वो झटके को सह लेता है। ओके, फ्रेजाइल वर्सेस रोबस्ट, समझ गया। लेकिन एंटी फ्रेजाइल एक तीसरी कैटेगरी है। जो चीज एंटी फ्रेजाइल होती है वो झटकों, स्ट्रेस, केओस और वॉलेटिलिटी से और बेहतर हो जाती है। वो डिसऑर्डर को पसंद करती है। बेहतर हो जाती है? हाँ, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम जब वो कीटाणुओं के संपर्क में आता है तो वो और मजबूत होता है, या हमारी मांसपेशियां जो वजन उठाने के स्ट्रेस से और बड़ी और ताकतवर बनती हैं। That's a powerful idea. तो फ्रेजाइल चीजें केओस से टूटती हैं, रोबस्ट चीजें उसे झेलती हैं और एंटी फ्रेजाइल चीजें केओस से फायदा उठाती हैं। इसे हम अपनी लाइफ या इन्वेस्टमेंट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जिसका जिक्र सोर्सेज में है वो है बारबेल रणनीति, बारबेल स्ट्रैटेजी। बारबेल जैसे जिम में होती है? हाँ, उसी की तरह सोचिए, जिसके दोनों सिरों पर भारी वजन होता है और बीच की रॉड खाली होती है। ठीक है, तो इसका मतलब निवेश में क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप जो बीच का रास्ता है ना, मीडियम रिस्क वाला, उससे बचें। अच्छा, तो फिर क्या करें? अपने पोर्टफोलियो को 2 बिल्कुल अलग एक्सट्रीम हिस्सों में बांट दें। अपनी 80-90% संपत्ति को बेहद सुरक्षित बोरिंग चीजों में लगाएं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये बारबेल का एक सिरा है। ओके। यहाँ कोई नेगेटिव ब्लैक स्वान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बाकी 10-20% का क्या? उस बचे हुए 10-20% हिस्से को आप बहुत ज्यादा रिस्क वाली स्पेक्युलेटिव चीजों में लगाएं। ऐसी चीजें जहां नुकसान तो लिमिटेड है, जितना आपने लगाया बस उतना, लेकिन मुनाफे की संभावना असीमित है। यानी पॉजिटिव ब्लैक स्वान का पोटेंशियल हो। एग्जैक्टली, जैसे किसी नए स्टार्टअप में निवेश या वेंचर कैपिटल फंड्स। ये बारबेल का दूसरा सिरा है। 1 मिनट पर ये तो जुआ खेलने जैसा नहीं लग रहा? 10-20% पैसा हाई रिस्क में डालना। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स तो डाइवर्सिफिकेशन और मीडियम रिस्क बैलेंस्ड फंड्स की सलाह देते हैं। क्या हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो सब गलत है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन गलत है, बल्कि वो नकली डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ है। जब आप 10 अलग अलग मीडियम रिस्क स्टॉक खरीदते हैं तो आपको लगता है कि आप डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन एक बड़े मार्केट क्रैश में वो सब एक साथ डूबते हैं। उनमें हिडन रिस्क होता है। बारबेल रणनीति रिस्क को छुपाने के बजाय उसे सामने रखती है और मैनेज करती है। आपका 90% हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है, आपकी सर्वाइवल गारंटीड है, और 10% हिस्सा आपको अपसाइड का मौका देता है। तो आप नेगेटिव ब्लैक स्वान से सुरक्षित हैं और पॉजिटिव ब्लैक स्वान से फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। मतलब ये खेल में बने रहने की स्ट्रैटेजी है। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया था, कोई भी एंटी फ्रेजाइल नहीं हो सकता अगर वो एक ही झटके में दिवालिया हो जाए। सर्वाइवल इज की। प्रिसाइसली। सबसे पहले अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करें, फिर छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लें जहां पोटेंशियल अपसाइड बहुत बड़ा हो। एवोल्यूशन भी तो ऐसे ही काम करता है। कैसे? बहुत सारी रैंडम म्यूटेशंस, हाई रिस्क बेट्स, जिनमें से ज्यादातर फेल होती हैं, पर जो एक काम कर जाती है वो पूरे स्पीशीज को आगे ले जाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो बात यह है कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा रैंडम है। ब्लैक स्वान जैसी घटनाएं इसे अनप्रेडिक्टेबल बनाती हैं, और हमारा अपना दिमाग सर्वाइवरशिप बायस जैसे सॉफ्टवेयर बग्स के कारण हमें यह सच देखने नहीं देता। हम विजेताओं को देखकर सोचते हैं कि ये हुनर है, जबकि ज्यादातर ये बस किस्मत होती है। इन्हें समाधान है ऐसी रणनीतियां बनाना और ऐसी आदतें डालना जो या तो झटकों के प्रति मजबूत हो या उससे भी बेहतर एंटी फ्रेजाइल हो, जो अनिश्चितता और कियोस से फायदा उठाएं, न कि उससे डरें। हाँ, बारबेल रणनीति इसका एक ठोस उदाहरण है। यहाँ एक अंतिम विचार है जो मेरे मन में आ रहा है। हमने ये सारे सिद्धांत फाइनेंशियल मार्केट्स के संदर्भ में समझे, पर क्या हम टर्की पैराडॉक्स को अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी देख सकते हैं? यही सबसे जरूरी सवाल है। सोचिए उस करियर के बारे में जो दशकों से बहुत स्टेबल और सेफ लग रहा है, या उस रिश्ते के बारे में जो ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, या कोई राजनीतिक व्यवस्था जो सालों से शांत लगती है। क्या हम अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में उस टर्की की तरह जी रहे हैं जिसे हर दिन खाना मिल रहा है, जो अपने पास डेटा को देखकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और उसे आने वाले थैंक्सगिविंग का कोई अंदाजा नहीं है, सिर्फ इसलिए
क्योंकि उसके अनुभव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सोचने वाली बात है।